नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर किए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 58 साल में पहली बार संसद से रहे अनुपस्थित, पारिवारिक दुख के कारण बजट नहीं सुन सके शरद पवार। अमेरिका भारत व्यापार पर जताई चिंता। बजट पर विपक्ष की आलोचना पर मंत्री दिलीप जायसवाल का पलटवार। पूरी तरह पढ़े बिना ही विपक्ष दे रहा प्रतिक्रिया। कहा स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा, क्षेत्र में नए आयाम का दावा। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बजट ऐतिहासिक है। पहले के बजट की तुलना में इस बार की बजट 4% बढ़ा। सरकार विकास बिहार के हित के लिए लगातार काम करती रहेगी। 1.31 करोड़ साइबर ठगी उजागर। इंस्टाग्राम रील से ठगी। अहमदाबाद में बड़ा साइबर रैकेट का पर्दाफाश। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने रखा अपना पक्ष। मामले पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोर्ट के दरवाजे खुले। सुकांता मजूमदार का बड़ा बयान। बारामती में एनसीपी चीफ शरद पवार ने बयान देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में ये पहली बार हुआ है जब वो 58 सालों में संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके। पवार परिवार पर आए बड़े दुख के चलते वो संसद में बजट सुनने नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि इतने सालों में कभी भी सदन से अनुपस्थित नहीं रहे, लेकिन अजीत दादा पवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से इस बार ऐसा हुआ। इसके साथ ही शरद पवार ने भारत अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ में कटौती के बाद आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों की तस्वीर साफ होगी और बड़े पैमाने पर निर्यात होने की स्थिति में भारतीय खेती पर असर पड़ सकता है। एक अंदाज पुस्तकाच्या दृष्टीनं शक्यतो नवीन कर किंवा तत्सम सामान्य माणसाला जास्त होतील अशा प्रकारच्या गोष्टी जाणीवपूर्वक चाललेल्या आहेत। ही एका प्रकारे समाधानाची गोष्ट आहे, पण या अंदाजपत्रकामधून विकासाला अधिक गती येईल या दृष्टीनं काही ठोस पावलाची आणखी अपेक्षा होती। पटना में अवैध रूप से संचालित कॉल सेंटर्स के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए आर्थिक अपराध इकाई और साइबर अपराध टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि सगुना मोड़ और रूपसपुर इलाके में गैर कानूनी तरीके से कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे। सूचना के सत्यापन के बाद अलग अलग टीमों का गठन कर लखन कुटीर, वेदनगर और सौभाग्य शर्मा पथ स्थित 3 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। छापेमारी के दौरान कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 15 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। मौके से 19 लैपटॉप, 1 डेस्कटॉप, 53 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड समेत कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुलिस फिलहाल जब्त सामग्री की जांच कर रही है और आगे की जांच में जुटी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा हम लोग को सूचना दी गई थी कि सगुना मोड़ और रूपसपुर के एरिया में अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिससे साइबर ठगी का कार्य किया जा रहा है। तो इसके बाद साइबर अपराध की साइबर टीम और आर्थिक अपराध की एक टीम इसके सूचना के सत्यापन में निकली, अलग अलग टीम बनाकर। हम लोगों ने कुल 3 लोकेशन पे रेड किया। एक लखन कुटीर था, फिर दूसरा वेदनगर और तीसरा सौभाग्य शर्मा पथ। तीनों जगह से हमें कुल 15 महिलाएं और 7 पुरुष को गिरफ्तार किया है और टोटल 19 लैपटॉप, 1 डेस्कटॉप, 53 मोबाइल और 12 एटीएम और भी कुछ सामान जब्त किया गया है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि बजट पेश होते ही विपक्ष ने प्रतिक्रिया दे दी, जबकि अभी तक वो बजट पूरी तरह पढ़ भी नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग को कम राशि मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके सपोर्टिंग विभागों को आवश्यक संसाधन मिल गए हैं, जिससे उद्योग क्षेत्र में एक नया आयाम विकसित होगा। लंबा चौड़ा बजट, 3,47,000 करोड़ का बजट, और विपक्ष जो है बजट पेश करते के साथ ही अपना स्टेटमेंट दे देती है, उस पर प्रतिक्रिया दे देती है।
अब सोचिए कि जो विपक्ष अभी तक बजट को पढ़ा ही नहीं, बजट को समझा ही नहीं। पहले जमाने में लोग 2 दिन लगाते थे, बजट को पढ़ लेते थे अच्छा से, तब उसके बाद जो है अच्छे तरीके से प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन बजट जैसे पेश हुआ और विपक्ष प्रतिक्रिया दे दी, तो विपक्ष की विद्वता, विपक्ष कितना विद्वान हो गया है बिहार में, या यही समझ सकते हैं, इससे अंदाज लगा सकते हैं। आपके विभाग को लेकर भी चर्चा हो रहा है कि उद्योग लगाने की बात करते हैं, और उद्योग विभाग को क्या दी? नहीं, उद्योग विभाग में थोड़ा अभी राशि कम तो आई है जरूर, लेकिन निश्चित रूप से इसके सपोर्टिव डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन करना है, तो लैंड बैंक बनाने के लिए राजस्व विभाग इसमें मदद करती है और वहां से एक्विजिशन होता है। और दूसरा कौशल विकास, आपने देखा कि एक अलग से विभाग खुल गया है श्रम संसाधन का, जहां पर कि स्किल्ड ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस तरह करके ये सब सपोर्टिव डिपार्टमेंट मिल करके और उद्योग विभाग का जो है एक नया ये आया। बजट को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बजट ऐतिहासिक है। पहले के बजट की तुलना से इस बार का बजट 4% लगभग बढ़ा है। एनडीए के सुशासन की सरकार में बिहार लगातार तरक्की कर रहा है और आगे भी बजट का दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा। देश में एनडीए की सरकार और बिहार में भी मजबूती से बिहार की जनता ने एनडीए को जनमत दिया है, तो किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार बिहार के हित के लिए लगातार काम करती रहेगी। बजट हुआ करता था, आज 3,47,00,000 रुपए का बजट पेश किया गया, 347 लाख का। तो ये एक अपने आप में बड़ा विषय है और पिछले वर्ष की तुलना में 30 लाख रुपया इस बजट में अधिक प्रावधान किया गया है, जो 10% की बढ़ोतरी को दर्शाता है पिछली वर्ष के तुलना में इस वर्ष में, जो हमारे संपूर्ण बिहार के विकास की गति को दे रहा है। और ये बजट बिहार को विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। ये गांव गरीब किसान के लिए बजट है और जो मध्यम वर्ग है उसके लिए बजट है। इस बजट को हम समावेशी बजट बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धन्यवाद। महिलाओं के लिए आपने देखा है कि पहले ही हमने 10-10 हज़ार रुपया दिया है जीविका दीदियों को, और वो रोजगार जैसे ही करेगी उस पैसे से, तो उनको 2 लाख तक की पूंजी हम देने वाले हैं, जो वापस नहीं लेगी सरकार। तो एक बड़ा राहत है और बड़े रोजगार का सृजन हो रहा है इससे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने स्पष्ट कहा है कि 25 से 30 में हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और ये एनडीए का संकल्प है। अरवली साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1.31 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। यह मामला तब सामने आया जब भिलोड़ा के एक गांव में व्यक्ति से पूछताछ में एक म्यूल अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला। अहमदाबाद में एक घर पर छापा मारकर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया। घर से 24 लाख कैश, 31 मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, चेकबुक्स, एटीएम कार्ड्स और दूसरे कई कीमती सामान जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस घर से एक केस काउंटिंग मशीन भी जब्त की है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राजस्थान के सांचौर के 2 लोग दिनेश माली और महेंद्र देवासी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए रील बनाकर सस्ते दामों पर मोबाइल बेचने की रील पोस्ट किया करते थे। पैसे मिलने के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर देते थे। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 7 दिन का रिमांड हासिल किया है। साइबर पुलिस स्टेशन अरवली में पीआई डामोर और उनकी टीम ने एक बड़ा सा कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड का नेटवर्क अहमदाबाद से डिटेक्ट किया है। हमने 24 लाख रुपए, 31 मोबाइल, चेकबुक, एटीएम, नोट काउंटिंग मशीन, पीओएस मशीन, ये सब रिकवर किया हुआ है। और 2 आरोपी को हमने पकड़ा है। दोनों आरोपी राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन रहते हैं अहमदाबाद में हैं। और अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दोनों आरोपी अभी 7 दिन की पुलिस रिमांड में है। सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। ऐसे में बीजेपी ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं उसको कहीं ना कहीं साझा किया गया। वहीं आज सुकांता मजूमदार ने राष्ट्रीय समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं वो ममता बनर्जी के द्वारा ही बनाए गए हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की आपत्ति है या आप
आरोप लगाते हैं तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आज सुनवाई हुई। खुद ममता बनर्जी जो है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही। ममता बनर्जी की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखी गई है और जिसमें कई तरह के आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं, जिसपे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है उनकी बातें नहीं सुन रहा है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव आयोग को जो है ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। अगर कोई भी नोटिस वो भेज रहे हैं तो वो ध्यानपूर्वक भेजे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपनी बातें दलील रखी और थोड़ी देर बाद जो है अभी ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलकर जो है चली गई। अब अगली जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट में और क्या दलीलें पेश होगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहेगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ बात करेंगे सुकांता मजुमदार हैं। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी पहुंची, उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में जो प्रूफ मांगा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा मांगा जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। ये भेदभाव है खासकर पश्चिम बंगाल की। देखिए, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ये पॉलिटिकल लाइन बहुत पहले से ही ले रही है। इस पॉलिटिकल लाइन में सत्यता कुछ नहीं है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने फेक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आपका मेरा जन्म हुआ 1979-80 उस समय। आज अगर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट निकल रहा है, इसमें इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ममता बनर्जी का सर्कुलर है कि आप 74 में जो जन्मा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप अभी निकालो। पंचायत के सर्टिफिकेट के ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का ऑर्डर ममता बनर्जी इशू कर चुकी है अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री को। तो ऐसे तो अगर धांधली करना है तो एसआर करने का क्या ज़रूरत है? एसआर बंद कर दो। धांधली बाकी जगह पे नहीं होती ना, बाकी कोई भी सरकार हो, हमारी विरोधी पार्टी का भी सरकार हो। आप तमिलनाडु में जाके नहीं देखेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट 1970s का बर्थ सर्टिफिकेट अभी निकल रहा है विदाउट एनी प्रूफ। इलेक्शन कमीशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात ही नहीं सुन रहा। 6 बार से ज़्यादा हमने बात कह दी। और एक आरोप उन्होंने पहले भी लगाया था अभिषेक बनर्जी के द्वारा कि वोटर लिस्ट की चोरी जो है खासकर पश्चिम बंगाल में हो रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के साथ जितने बार भी तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मिलने गए, पश्चिम बंगाल में हो या इधर हो, इलेक्शन कमीशन मिला, उनको जवाब भी दिया जो मीडिया में आया है। अंदर क्या हो तो हमें पता नहीं, लेकिन मीडिया में तो आया है कि हाँ उन्होंने जवाब दिया है। तो बाकी जो विषय बोला जा रहा है तो ममता बनर्जी के ये ड्रामाबाजी है। ममता बनर्जी ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कारण ऐसा कर रही है और उनका जो डर है, हारने का डर, वो हारने का डर सता रही है। और वोटर लिस्ट की जो चोरी बार बार कह रहे अभिषेक बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो कहा, तो आप कोर्ट में जाइए। चोरी हो रहा है तो आप प्रूव कर सकते हैं ना। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगर चोरी का इल्ज़ाम उठेगा तो प्रूव करना पड़ेगा ना किसी को। तो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो, मेरे खिलाफ हो, आपके खिलाफ हो, आपको प्रूफ करने की जरूरत है। कोर्ट में जाके तो आप हार रहे हैं बार बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करें सुकांतु मजुमदार, जिन्होंने कहा कि अगर आपको किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप कोर्ट में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, या फिर आप किसी प्रकार के आरोप लगाते हैं उसको लिए कंप्लेन भी आप दायर करिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में पहले पुलिस का बयान सामने आया और अब चश्मदीदों का बयान नए खुलासे कर रहा है। एक चश्मदीद अरुण कुमार ने बताया कि मैं उन तीनों को कूदते हुए देख चुका हूं। ये घटना रात करीब 2 बजे हुई। मैंने जो देखा उसके मुताबिक उनमें से एक ने कूदने का प्लान बनाया था और बाकी 2 उसे बचाने की कोशिश में गिर गए। मैंने पुलिस को फोन किया। चश्मदीद ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैंने सामने से तीनों को जंप होते हुए देखा है। मुझे कुछ इससे पहले कुछ मुझे समझ में आता कि मैं बुलाऊं, आवाज़ दूं, ये सारा इंसिडेंट हो गया। मुझे कुछ एबनॉर्मल सा दिखा था कि मतलब वो जो गिलास है, बालकनी है, उसके ऊपर बैठे हुए थे। वो बार बार बैक साइड से गिरने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये लगभग 2 बजे का बात है और मेरी नज़र इसीलिए गई क्योंकि 2 बजे अगर लाइट किसी का ऑन हो तो थोड़ा सा और मुझे वो लगता है, और बालकनी के ऊपर अगर कोई चढ़ के बैठा हुआ हो तो ऑटोमेटिक डाउट तो फील वैसे ही हो जाता है। इससे पहले कि उस समझ में आता ना, वो ऑलरेडी जंप कर दिए थे। प्लानिंग एक की थी। मुझे तो यही दिखाई दे रहा था कि प्लानिंग एक की है और बाकी जो है उसे बचाने में गिरा है।
मैं जस्ट आया नीचे, मैंने पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को बुलाया, मैंने सारे को तुरंत जस्ट इन्फॉर्म किया। ऊपर फ्लैट में गए आप, देखा जाके? नहीं, मैंने कभी फ्लैट में नहीं गया। तो जहां एक तरफ अरुण कुमार नाम के उस चश्मदीद का ये कहना है कि मैंने उन तीनों को कूदते हुए देखा, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, सलाह भी दे रही है, जागरूक करने का काम भी कर रही है। बच्चों को गेमिंग की लत छुड़ानी चाहिए। परिवार का दायित्व है कि बच्चों को इसकी लत से दूर रखें ताकि इस प्रकार की घटनाएं अंजाम न लेने पाए। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, सुझाव भी दे रही है, उसके बारे में भी जागरूक करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस गेमिंग से बच्चों की लत से छुड़ाना चाहिए, बचाना चाहिए। और परिवार वालों का बहुत भारी दायित्व है कि परिवार के बच्चों को इसकी लत पड़ने से दूर रखें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मेरी अपील है कि हर परिवार के लोग, परिवार के मुखिया, परिवार के संरक्षक अपने बच्चों के लिए इस पर विशेष ध्यान दें कि ऑनलाइन गेमिंग में उनकी लत में ना आ जाए, उनके स्वभाव में ना आ जाए, आदत न बन जाए, अन्यथा यही इस तरह के गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गोली लगी, ऐसी जानकारी सामने आई। कई आतंकवादी गुफा में छिपे हैं, इस बात की भी जानकारी सामने आई। सेना की व्हाइट नाइट कोर के तहत CIF डेल्टा, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। रामनगर के जाफर जंगल इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। करीब 1 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को गोली लगी, लेकिन वो अपने साथी कहा कि इंटेलिजेंस आधारित संयुक्त ऑपरेशन के तहत CIF डेल्टा के जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में ऑपरेशन शुरू किया है। इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और मुठभेड़ जारी है। SIR को लेकर दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वकील ने ममता बनर्जी की कमियां जो है वो कहीं ना कहीं गिनाई है। इस पूरे विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद अपना पक्ष रखती हुई नजर आई। इस पूरे मामले में 3 बेंच की अध्यक्षता में ये सुनवाई होगी, लेकिन पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह ने इस पूरे मामले को समझाया कि क्या सही है और क्या गलत है। ममता बनर्जी कहां तक अपना पक्ष मजबूत रख सकती हैं और कहां तक नहीं, सुनिए। SIR प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के द्वारा याचिका लगाई गई और उस पर आज सुनवाई भी होनी है। मेरे साथ विशाल सिंह है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है। सर, क्योंकि SIR का मुद्दा पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा और ऐसे में याचिका लगाई गई है, ममता बनर्जी खुद आज इसको देख रही हैं, तो कैसे देखते हैं आप? मेरा मानना है ये एक पॉलिटिकल ड्रामा और पॉलिटिकल स्टंट है ममता बनर्जी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे उनकी तरफ से काफ़ी काबिल और काफ़ी अच्छे वकील ऑलरेडी अपीयर कराए जा रहे थे। इसमें कोई शंका नहीं है कि उनके जो वकील अपीयर हो रहे थे वो देश के सर्वश्रेष्ठ वकील हैं और वो इस केस को ममता बनर्जी से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल नेता है, उन्हें संसद में अपनी बात उठानी चाहिए थी, उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आकर इस तरीके से इंक्रोचमेंट करेंगी और इस तरीके से यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगी तो कहीं न कहीं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें इस बार फटकार भी लगा सकते हैं कि आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जो संवैधानिक अधिकार है, वोटिंग राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एवरी सिटीजन, तो कहीं से उसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर किसी का नाम मृतक में आ रहा है, किसी का नाम नहीं आ रहा है, किसी का डिलीट हो गया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इसको 30-30 दिन के लिए आगे बढ़ाया है। वो अपने करेक्शन के लिए पूरी नाम और पूरी प्रक्रिया से भर सकते हैं और ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, जाना भी नहीं है, तो दोनों माध्यम से अपने BLO को, अपने टीचर को संपर्क करके उसमें नाम को संशोधित कराया जा सकता है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की
की जा रही है कि जो घुसपैठिए बिना किसी के कहे वो निकल रहे हैं भारत के बाहर, उन घुसपैठियों को रोकने के लिए और पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए कि उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हैं, इसलिए वो यहाँ पर आई हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए भारत देश में। लेकिन जैसा आपने कहा कि स्पेशल वकील जो है मुहैया कराया जा रहा था, वो कह रही है खुद जो है उस पूरे केस को देखेंगी। क्या उनको विश्वास नहीं है या पश्चिम बंगाल में दूसरी छवि बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर कह रहे हैं कि भाई मैं लड़ रही हूँ, पश्चिम बंगाल हमारा है, बहुत सारी ऐसी बातें निकल के सामने। देखिए, जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है इस केस में, क्योंकि वो यह दिखाना चाहते हैं कि आपको भागने की या यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए संसद से, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और अपनी घुसपैठियों को यह विश्वास दिलाना चाहती हैं। आखिर 10, 20, 50 अगर नाम कट गए थे तो एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो ये बात अगर किसी छोटे पॉलिटिकल पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से कह देते तो वो कार्यकर्ता भी 50 नाम जुड़वा सकता था। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। और अभी ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो कोई भी करेक्शन होता, आज डेट लगा था, वो ये बात अपने वकील से भी कहवा सकती थी। लेकिन उनका मामला जो है वो लोगों के मन में ये बसाना चाहती हैं कि वो लोगों के बीच तक हैं, वो लोगों के लिए ये करना चाहती हैं और वो लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जिस समय एसआईआर बंगाल में शुरू हुआ था, पहला बयान ममता बनर्जी का आया था कि मैं पूरे देश को हिला के रख दूंगी। आज वही साजिश और कोशिश की जा रही है पूरे देश में ऐसा सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के संसद के बारे में ऐसी चीजें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये चीजें संवैधानिक रूप से नहीं चल रही हैं। लेकिन एक चीज देखिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने मुलाकात करी, बहुत सारे लोग जो उनके साथ पश्चिम बंगाल से आए, एक आंकड़ा उन्होंने पेश किया। और ऐसा नहीं कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ पश्चिम बंगाल में, उससे पहले भी कई राज्यों में हुई। अगर ये प्रक्रिया सही तरीके से पश्चिम बंगाल में चलती, तब ममता बनर्जी के लिए क्या वहाँ पे माहौल हो सकता है? और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खड़खड़ा लिया, क्या अब एसआईआर की प्रक्रिया पे जजमेंट अगर आता है तो उसका प्रभाव क्या पश्चिम बंगाल पे? देखिए, मेरा जहां तक मानना है एसआईआर की प्रक्रिया में इस पूरे केस में अभी ममता बनर्जी और उनके जो विपक्षी दल है उनके फेवर में जजमेंट आने वाला नहीं है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन के कराने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आर्टिकल 324 से 329 तक प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 324 सब क्लास 5, सब क्लास 6 में, सब क्लास 4 में यह राइट दिया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन को कि समय समय पर वो पूरे इलेक्टोरल रोल को चेंज कर सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। जो दूसरे राज्य में चला गया, जिसकी मृत्यु हो गई, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मना ही नहीं कर सकता। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितने लोगों का नाम कटा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कहता है कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है जहां बाहर के घुसपैठिए आके यहाँ निवास करें, यहाँ के लोगों के पॉलिटिकल राइट को अफेक्ट करें और हम बोलेंगे नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट घुसपैठियों के लिए बहुत क्लियर है, उनको बाहर भेजेगा, उनके लिए बोलेगा और कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ जाए उस पर उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। आखिरी मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि नियमानुसार 1 बजे तक का हियरिंग को है और 37वां नंबर है, तो क्या आज हियरिंग हो पाएगी इस पे? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस मामले में देखिए, अगर लीगली देखें तो नहीं आ पाएगी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और पूरी तरीके से 3 जजेस की बेंच सुन रही है इस मैटर को। 3 जजेस इसमें 1 बजे तक बैठेंगे। 37 नंबर पे इनका आइटम लगा हुआ है। लीगली तो ये नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई सीनियर एडवोकेट ये मेंशन करे बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक सीटिंग सीएम यहाँ पे आई हुई है अपने पक्ष को रखने के लिए, तो उनके मैटर को आज सुन लिया जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मैटर को कंसीडर कर सकता है। और अभी जब कलकत्ता हाईकोर्ट के एक बेंच का इनॉग्रेशन किया जा रहा था तब भी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बैठी थी, मिली थी, बात की थी, अपने कंसर्न को रखा था। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संविधान के अनुसार चलते हैं, इनको अपना काम करने देना चाहिए नेताओं को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम नहीं करेगी। और यह अगर चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बदल जाएगा, तो ये गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कभी मना नहीं करेगी, जो इनवैलिड रहेगा उसके लिए चीफ मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर भी अगर आ जाए तो उसकी बात को नहीं मानेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।